फरवरी 2022 को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने एक बहुत ही हाई प्रोफाइल इंटरनेशनल ड्रग कार्टेल का पर्दाफाश किया, जिसमें एक फाइनेंशियल एनालिस्ट, एक मेडिकल स्टूडेंट, बिजनेसमैन, म्यूजिशियंस एंड इंजीनियर्स जो अलग अलग प्रकार की ड्रग्स जैसे कि मैजिक मशरूम्स, LSD, हशीश चॉकलेट्स, कोकीन, एक्सटेसी वो अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड कर रहे थे। और ये सब वो कर रहे थे डार्क वेब के जरिए। NCB इसमें 22 लोगों को अरेस्ट करती है फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स लाइक गुजरात, महाराष्ट्र, न्यू दिल्ली, पंजाब और बहुत सारे दूसरे राज्य। ऐसी बहुत सारी न्यूज़ इंडिया में अब कॉमन होती जा रही है, जहां पर डार्क वेब की कुछ ऐसी डिस्टर्बिंग और वायलेंट वीडियोस भी सामने आ रही है, जहां लोगों को लाइव स्ट्रीमिंग पर टॉर्चर किया जाता है पैसे के बदले। ये सारा पैसा बिटकॉइन में दिया जाता है। आप यहाँ डार्क वेब पर सुपारी दे सकते हैं। आम पोर्नोग्राफी नहीं, बल्कि आपकी डार्केस्ट सेक्सुअल फैंटेसीज यहाँ पूरी होती हैं। ये दुनिया है डार्क वेब की। यानी डार्क नेट के जरिए हो रही थी। डार्क नेट का लगातार इस्तेमाल किया जा रहा था। Was the biggest illegal marketplace on the dark net. डार्क वेब छिपा हुआ कंटेंट होता है। लेकिन ये डार्क वेब आखिर है क्या? किसने इसे बनाया? ये इतनी डेंजरस क्यों है? इन सारे सवालों का हम एक सीरीज ऑफ वीडियोस में एनालिसिस करके डार्क वेब की पूरी रियलिटी को समझने की कोशिश करेंगे। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि डार्क वेब के ओरिजिन्स कैसे हुए और वो कैसे दुनिया में इतना पॉपुलर बना। आपको बहुत ही फेमस मूवी हैरी पॉटर शायद याद हो। हॉगवर्ट्स में एक लाइब्रेरी होती है एंड इसमें एक प्रोहिबिटेड सेक्शंस होता है, जिसमें डार्क मैजिक से रिलेटेड बुक्स एंड नॉलेज थी। नो वन वॉज अलाउड देयर। टॉम रिडल या लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट व्हेन ही वाज अ स्टूडेंट एट हॉगवर्ट्स वहाँ से डार्क आर्ट्स सीखता है। इसी डार्क आर्ट्स और डार्क मैजिक से अपनी आत्मा के वो 7 टुकड़े करता है एंड ही फॉर्म्स व्हाट इज कॉल्ड एज द होक्राक्सिस, अ वेरी पावरफुल एंड डार्क मैजिक। लाइब्रेरी के इस सेक्शन की तरह ही डार्क वेब है, यानी कि द हिडन अंडरबेली ऑफ द इंटरनेट। जैसे वोल्डेमॉर्ट और डार्क मैजिक की एक हिस्ट्री है, उसी तरह डार्क वेब की भी एक हिस्ट्री है। हु क्रिएटेड इन एंड हाउ इट डेवलप्ड इनटू व्हाट इट इज टुडे। चलिए इसको समझने के लिए पहले चलते हैं 1960s में। ये कोल्ड वॉर का दौर था और US की डिफेंस फोर्सेस या मिलिट्री को एक ऐसे सिस्टम की रिक्वायरमेंट थी जो इंफॉर्मेशन को सेफ एंड सिक्योर कम्युनिकेट कर सके और किसी की भी आइडेंटिटी को छुपी रख सके, यानी अनोनिमस ऑनलाइन कम्युनिकेशंस नेटवर्क। US मिलिट्री ने ऐसा ही एक नेटवर्क क्रिएट किया, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, यह जिसको कहा जाता है ARPANET, an experimental computer network created in the 1960s. It was mainly for the governmental use. ये वो टाइम था दोस्तों जो हम याद रखें कि इंटरनेट अभी पब्लिकली अवेलेबल नहीं था। ये जो कुछ भी होता था ये गवर्नमेंट की रिसर्च, मिलिट्री की रिसर्च के लिए यूज़ होता था और सिर्फ गवर्नमेंट ही के पास इसका एक्सेस था। लेकिन यही ARPANET आगे चल के हमारा इंटरनेट और डार्क वेब बना। US गवर्नमेंट के अलावा इसको सेलेक्टेड यूनिवर्सिटीज़ के रिसर्चर्स को भी दिया जाता था और इनको साथ में बहुत ही रैडिकल एक्सपेरिमेंट्स की फ्रीडम भी दी जाती थी। इसी का रिजल्ट था कि पहला इलीगल ट्रांजैक्शन यूजिंग ARPANET ये हुआ 1970s में, जहां स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के कुछ स्टूडेंट्स ने यूनिवर्सिटी की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैब के अकाउंट्स का कोड यूज़ किया और यूज़ करके MIT के स्टूडेंट से marijuana खरीदी। रैडिकल एक्सपेरिमेंट्स की आज़ादी के बावजूद ARPANET had a strong ties with the government। अब 1983 के आते आते इसी बात को लेकर फाउंडर्स में काफ़ी मतभेद हो गए। इंडिविजुअल फ्रीडम, जो बात हम करना चाहें उसकी हमको आज़ादी हो, जैसे इंसान जो करना चाहे उसको पूरी लिबर्टी हो, ये अंडरलाइंग फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट्स थे। लेकिन इन्हीं मतभेदों के चलते चलते इट गॉट स्प्लिट इनटू 2। इसी के साथ ARPANET भी 2 हिस्सों में बट गया। एक बना मिलनेट, जिसको मिलिट्री और डिफेंस यूज़ करने लगी, और दूसरा सिविलियन वर्जन ऑफ ARPANET जो आगे चल के हमारा पब्लिक इंटरनेट बना। सेलेक्टिवली इन 1983 इंटरनेट वाज अवेलेबल और यहाँ पर जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हुआ वो ये था कि ये जो डाटा डेवलप हो रहा है, डाटा को सिक्योर कैसे रखा जाए, इसमें एनोनिमस एंट्रीज को कैसे रखा जाए, और इसी के चलते एक इम्पॉर्टेंट चीज़ खोज निकाली गई। जिस तरह से आज पैसे को छुपाने के लिए बड़ी बड़ी कंपनीज टैक्स हेवंस का इस्तेमाल करती हैं, उसी तरह से इस डाटा को रखने के लिए, छुपाने के लिए, इनक्रिप्टेड रखने के लिए डाटा हेवंस बनाए गए।
ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेप था टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ व्हाट वी कॉल एज द हिडन अंडरबेली ऑफ द इंटरनेट। अब 90s का दौर आया एंड द डेकेड ऑफ इंटरनेट बूम एंड .com बबल। 1991 में दुनिया में एक रेवोल्यूशन आया। Set. We're riding on the internet, cyberspace set free. Hello virtual reality. इंटरनेट फाइनली बिकम पब्लिकली अवेलेबल और इसी के साथ 1999 के आते आते पब्लिक में इंटरनेट के यूज़ को लेकर बहुत सारी क्यूरियोसिटी बढ़ने लगी। जाहिर है सबसे इम्पॉर्टेंट इस्तेमाल था म्यूज़िक इंडस्ट्रीज़ पे बहुत बूम करने लगी। लेकिन जैसे हम होते हैं ना, हमको फर्स्ट कॉपी चाहिए, पायरेटेड कॉपी चाहिए, फ्री में म्यूज़िक चाहिए। उस ज़माने में भी फ्री म्यूज़िक को एक्सेस करने के लिए इसी तरह से कुछ हिडन चैनल्स बनाए गए। 1999 में एक सॉफ्टवेयर आया जिसका नाम था नैपस्टर के ज़रिए इलीगली म्यूज़िक को ऑनलाइन शेयर कर सकते थे। ये आपकी आइडेंटिटी को एनोनिमस रखता था। 2000 में आया फ्रीनेट, एक ऐसा फ्री सॉफ्टवेयर जो आपको इंटरनेट पर अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज किए बिना फाइल शेयरिंग, ब्राउजिंग की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता था। और फाइनली 2002 में सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कवरी आई, दैट इज़ टॉर। दिस वॉज द बिगिनिंग ऑफ द डार्क वेब। टॉर या जिसको कहा जाता है द अनियन राउटर, यानी प्याज के जैसा राउटर। आज टॉर एक पॉपुलर ब्राउज़र है जिसके ज़रिए आप डार्क नेट को एक्सेस करते हैं। टॉर या अनियन ब्राउज़र इसको इसलिए कहा जाता है, प्याज की तरह इसलिए कहा जाता है कि दुनिया भर में कुछ नोडल सेंटर्स होते हैं। इन नोडल सेंटर्स के ज़रिए आप इंटरनेट या डार्क वेब से कनेक्ट कर सकते हैं। और नोडल सेंटर में यानी आउटर लेयर जिस तरह से प्याज की होती है, सिर्फ एक सेंटर से दूसरे सेंटर पर आउटर लेयर जाती है, फिर दूसरे सेंटर पर वो आउटर लेयर निकाल ली जाती है, फिर नेक्स्ट लेयर के थ्रू इसको फॉरवर्ड किया जाता है नेक्स्ट सेंटर पर। तो इस तरह से क्या सिग्नल आया और किसने भेजा, इसको टोटली एनक्रिप्टेड रखा जाता है, इसको टोटली एनोनिमस रखा जाता है। ये टॉर ब्राउज़र, दिस वाज द प्रोजेक्ट विच वॉज फंडेड बाय द US नेवल रिसर्च लेबॉर्ट्री इन द 90s। इसको बनाने के पीछे उद्देश्य यही था कि सेफर एंड इनक्रिप्टेड इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्टेड रखें। आइए अब समझते हैं एक्चुअल में ये डार्क वेब की इंटेंसिटी और इसकी डेप्थ कितनी है। वर्ल्ड वाइड वेब को हम 3 हिस्सों में बांट सकते हैं, सरफेस वेब, डीप वेब एंड द डार्क वेब। सरफेस वेब पूरे इंटरनेट का सिर्फ 4 या 5% है, जस्ट 4 या 5%। रेस्ट ऑल इज डीप वेब। सरफेस वेब में नियरली 20 TB ऑफ डाटा होता है, लेकिन डीप वेब में 7500 टेराबाइट्स ऑफ डाटा है। इंटरनेट एक आइसबर्ग की तरह है, जो हिस्सा पानी के ऊपर है दैट इज द सरफेस वेब, उसके नीचे डीप वेब और सबसे नीचे वेरी डीप डाउन द डार्क वेब। आइसबर्ग का ऊपरी हिस्सा बहुत छोटा होता है एज कंपेयर टू इट्स डीपर पार्ट्स। वैसे ही सरफेस वेब एंड डीप वेब हैं। सरफेस वेब को हम सब गूगल, बिंज इस तरह के ब्राउज़र से एक्सेस कर सकते हैं। ये पब्लिकली अवेलेबल है। सरफेस वेब पे आप जो चीज़ चाहें ढूंढें, एक्सेस करें, उसको सर्च करें। लेकिन मिस्टीरियस डार्क वेब को एक्सेस करने के लिए स्पेशल ब्राउज़र्स की ज़रूरत पड़ती है, लाइक टॉर या इनविजिबल इंटरनेट प्रोग्राम जिसको I2P भी कहा जाता है। देयर इज़ वन मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट हियर, डार्क वेब एंड डीप वेब के बीच में डिफरेंस को समझना। लेट्स से आप गूगल में कोई सर्च डालते हैं, वो ओपन होती है और आप उस सर्च को एक्सेस कर सकते हैं। दिस इज सरफेस वेब। अब आप सर्च करते हैं, सपोज आपका ईमेल आईडी या आपका बैंक अकाउंट या कोई ऐसी चीज़ जिसमें एंटर होने के लिए आपको पासवर्ड की ज़रूरत है या लॉगिन की ज़रूरत पड़ती है। You cannot enter it unless आपके पास इसका पासवर्ड हो। Nobody on the internet can just enter into your email or your bank account details by just searching it on the internet. It's not available publicly. जैसे आजकल ये सोशल मीडिया अकाउंट्स में भी आ गया है। अगर आपकी प्रोफाइल पब्लिक नहीं है तो no one can see that profile. इन सब चीज़ों में एंटर होने के लिए पासवर्ड चाहिए। सोशल मीडिया में या तो आप फ्रेंड होने चाहिए, या आप स्पेशल कैटेगरी में होने चाहिए, या आपके पास पासवर्ड होना चाहिए। अगर आपके पास पासवर्ड है और आप पासवर्ड डालते हैं, देन यू एंटर योर बैंक अकाउंट या ईमेल। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज द डीप वेब। देन कम्स द थर्ड एंड द मोस्ट मिस्टीरियस पार्ट ऑफ द इंटरनेट, द डार्क वेब। ये इंटरनेट का वो पार्ट है जो सबसे मिस्टीरियस और डार्क है। इसको तो कॉमन सर्च इंजन से भी एक्सेस नहीं किया जा सकता है। यू रिक्वायर स्पेशल टूल्स एंड सर्च इंजन्स टू एंटर इनटू इट। इसी डार्क वेब के जरिए 2009 में एक एनोनिमस आदमी जो अपने आप को सातोशी नाकामोटो कहता है,
पहला बिटकॉइन माइन करता है। एक ऐसा सिस्टम जहां फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस तो हो लेकिन आपकी आइडेंटिटी छुपी रहे, गवर्नमेंट या कोई भी इसको कंट्रोल या इस पर पहरा ना रख सके। यही फंडा है क्रिप्टो करेंसी का। इस डार्क वेब में सिक्योर और नॉन ट्रेसेबल ईमेल सर्विसेज भी हैं, जैसे कि प्रोटॉन मेल। बीबीसी और फेसबुक के भी डार्क वेब वर्जन्स हैं विदाउट सेंसरशिप या आइडेंटिटी वेरिफिकेशन रिक्वायरमेंट। दुनिया के विसल ब्लोअर्स, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट इसी के जरिए इंटरैक्ट करते हैं। ऐसे फोरम्स को सिक्योर ड्रॉप भी कहा जाता है। मिडल ईस्ट में बहुत सारे एक्टिविस्ट ने इसी डार्क वेब का यूज़ किया था फॉर द अरब स्प्रिंग टू टॉपल द डिक्टेटर्स। अब सवाल ये है कि ये डार्क वेब में और क्या चीज़ें होती हैं। ये क्वेश्चन जितना मिस्टीरियस है उतना सीरियस भी है। वो कौन सी चीज़ें हैं जो इसको इतना डेंजरस बनाती हैं? हमको इसको बिल्कुल भी एक्सेस नहीं करना चाहिए। ये एक बहुत ही अनसेफ जगह है, स्पेशली द टीनेजर्स एंड यंगस्टर्स। यहाँ पर क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन आपकी चुराई जा सकती है, और ये बात तो डार्क वेब की बहुत मामूली चीज़ों में से। आपकी बैंक डिटेल्स, आपके ऑर्गेनाइजेशनल डिटेल्स, फेक पासपोर्ट यहाँ बनते हैं, फेक क्रेडिट कार्ड्स यहाँ बनाए जा सकते हैं, ईमेल अकाउंट्स को चुरा कर यहाँ बेचा जा सकता है। ये वो चीज़ें हैं जो वेरी सुपरफिशियल क्राइम्स हैं डार्क वेब के। लेकिन यहाँ पर बहुत डार्कर थिंग्स हैं लाइक ऑर्गेनाइज क्राइम। यहाँ पर माफिया है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग यहाँ होती है, यहाँ ड्रग कार्टेल्स हैं, यहाँ पर चाइल्ड पोर्नोग्राफी होती है, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो डार्क वेब पर पाई जाती हैं। ये सारी चीज़ों की डिटेल हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। होप कि आपको हमारा डार्क वेब का ये वीडियो पसंद आया हो। इफ़ सो, डू शेयर इट विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स. Do subscribe to our channel and press the notification bell icon so that you're notified whenever we come up with a new video. Hope to see you soon in the next video. Till then, thank you very much.